राशि निकाल अनुसार ये क्या काम कर दिए जी 100 रुपया में तो ठीक है अरे बैठ गई तो आधे बैठो वही तुम बैठना दूसरे आगे बैठ चालू है फिर आप आज हम सब पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने पहले बताया था सेम वहीं से शुरुआत करेंगे। घटना चक्र से इसका करेंगे ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं लुसेंट से इसका करेंगे ऑब्जेक्टिव लुसेंट दोनों से करते हैं मतलब लुसेंट से भी करेंगे और इससे भी। पेज नंबर स्टार्ट कर कहाँ हो गए? D 235 चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? देखो स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को और उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। दोनों में फर्क याद रखना। उद्घाटन लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि 28 जनवरी 1950, स्थापना पूछेगा तो 26 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास निहित है? संसद। आप सब बताइए कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिला करके कुल कितने न्यायाधीश हैं और शुरुआत में कुल कितने थे? दोनों ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते कितने लोग सही जवाब देते हैं इसका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है, देखो आगे वापस फिर से कितना है? 20, 25, 30, 31 और ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट कीजिए। 34टा वर्तमान में है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? ये भी आप सब कमेंट करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में होते हैं तो पुराना बात हो गया। अभी जो कितने हैं मुख्य न्यायालय मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके अलावा कुल कितने न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय में? कमेंट कीजिए। मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी, मतलब 2008 में कितनी थी? इसका भी आंसर जो है वो कंफ्यूजन में है। मतलब इसमें दिया हुआ ऑप्शन 32 न्यायाधीश, 30 न्यायाधीश, 38 न्यायाधीश और 26 न्यायाधीश। ये सब डिपेंड करता है वर्तमान पर, करंट का सवाल है ये सब। उस टाइम में 2008 के टाइम में करंट का सवाल होगा, तो वर्तमान में जो अभी चल जितना मुख्य न्यायाधीश होंगे मिला करके वही सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उम्र होने चाहिए? 20, 10, 8, 25? 10। यानी अगर आप उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो उसका एक 2-3 रास्ता है। पहला है कि आप किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक क्या नाम है उसको जज के पद पर होना चाहिए, या 10 वर्ष तक आपके पास वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में, उसके बाद अपना कर सकते हैं। और अनुच्छेद 124 के तहत जितने भी प्रावधान किए गए हैं उसके तहत अगर आप बनना चाहते हैं क्या जज बनना चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि देखो मिनिमम एज नहीं है, आपका एज 65 के अंदर होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वही जो बताया अभी एक्सपीरियंस के बारे में, 10 साल वकालत या कहें कि 5 साल जज के रूप में काम किया होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे के पास।
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सिंपल सी बात है, क्या करे? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। केकरा लिखे हैं पद? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के लिखते हैं पद। याद आता है केकरा दे इस्तीफा? राष्ट्रपति के। अब बता, राष्ट्रपति पढ़ने से राष्ट्रपति का इस्तीफा दे दिया अपन, हाँ, उपराष्ट्रपति के दे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दे। राज्यसभा के सभापति के हुए? मतलब राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के है वर्तमान में? पता रहना चाहिए। आप सब बताइए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? हमारे संविधान में महाभियोग का प्रावधान किया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, लेकिन ये अभी तक किसी के ऊपर नहीं लगाया गया है और ना ही कोई मुख्य न्यायाधीश महाभियोग के चलते हटाया गया है पद से। तो ये बस ऐसे ही है। लक्ष्मीकांत जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा अच्छे से। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को हटाने का प्रावधान है महाभियोग के द्वारा, लेकिन अब तक किसी को नहीं हटाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो महाभियोग के द्वारा जब दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित होता है, तब राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति साइन करके उसको इस्तीफा स्वीकार करेंगे। ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सिफारिश पर हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी भी न्यायाधीश को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पहला कथन। दूसरा, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यूरो देता है कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। और मतलब तीसरा कथन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यूरो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। चौथा कथन है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 के द्वारा समर्थित होना चाहिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो अगर आप लक्ष्मीकांत जो सही से पढ़ा होगा, जो कि ये क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स का है, इसका आंसर सही जवाब देना है, गलत नहीं। तो इसका चूंकि डीप में जानकारी चाहिए, लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो पक्का जवाब पता होगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, वैसे हम लोगों ने आंसर देख लिया इसका आंसर होगा 3 और 4। यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यूरो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह, मतलब अभी मैंने बताया था ना कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अगर महाभियोग लाना चाहते हो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश के ऊपर, तो 2/3 बहुमत के साथ पारित होना जरूरी है और फिर राष्ट्रपति का साइन भी, तब जाके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम हटा सकते हैं महाभियोग के द्वारा 1968 अधिनियम के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ... के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। अभी भी पढ़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग के प्रस्ताव पारित होने के बाद उसको हटा सकते हैं उसके पद से। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में सेनावृत्ति की आयु है 65 ईयर्स, 65 साल। कितने साल है? निम्न सीमा का चर्चा संविधान में कहीं भी नहीं है। आप जाकर अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, लेकिन हाईएस्ट जो एज है वो 65 ईयर रिटायरमेंट का। और इसके बारे में जो सैलरी इनको मिलती है, कमेंट कीजिए कि 2008 में सैलरी तय हुआ था, इनका सैलरी बढ़ा था। मैं ये बताता हूँ कि उससे पहले जो सैलरी था वो था 1 लाख रुपया था, मतलब मुख्य न्यायाधीश का, और 90,000 था और जो भी न्यायाधीश होते हैं बाकी उनके।
अब आप लोग बताइए कि 2008 के बाद उसमें कितना जो अमाउंट है बढ़ा था, और पेंशन जो होता है वो किस प्रकार दी जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बाकी न्यायाधीशों को, उनके सैलरी का कितना हिस्सा, कितना परसेंट, प्लीज कमेंट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? 65 पर सभी पढ़ा है। हाँ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स का है, थोड़ा आराम से सुनिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ठीक। पर दूसरा कथन है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा कथन है कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। चौथा, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती हैं। तो एक तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अगर आप मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे सर्वोच्च न्यायालय में, तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह अनिवार्य है। उसके बाद रही बाकी 3 डाउट, मैं पढ़ा हुआ हूँ फिर भी डाउट हो रहा है, 3 में से पता नहीं दूसरा कौन सही है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। तीसरा है कि न्यायाधीश का वेतन भारत की संचित निधि से मिलता है, ये सही है। सही बात है ना। जितने भी सरकारी अफसर चाहे राष्ट्रपति हो, उनका भी वेतन भत्ता या जहां वो रहते हैं जितने भी खर्च होते हैं गाड़ी पेट्रोल वगैरह वगैरह में, वो सब संचित निधि के द्वारा ही आता है। और चौथा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो 2 ऑप्शन इसमें सही था। पहला ये था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सलाह लेना होगा। और दूसरा कि न्यायाधीशों का जो वेतन है वो संचित निधि पर आरोपित होता है, यानी संचित निधि के द्वारा उनको वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना। मैथिली जो है ना हल्का हल्का हिंदी जगह है, बुझे तो वो सब। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान में प्रदान की गई है। सेकंड है कथन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ये दूसरा बिल्कुल सही है। पहला भी सही है या नहीं पता नहीं। जैसे भी क्वेश्चन है आईएएस लेवल का, आईएएस का क्वेश्चन है, सही बात है, तो दिमाग लगाना होता है इस क्वेश्चन के ऊपर। इसका आंसर हम लोगों ने जवाब दिया, गलत आंसर जवाब दिया। इसका आंसर दोनों में से कोई सही नहीं है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि संसद भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है, यानी संसद जो है वो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान में लिखा गया है, संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। दूसरा पॉइंट था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर निर्भर करती है। ये भी जरूरी नहीं है। तो ना तो 1 और ना ही 2। आईएएस प्रीलिम्स 2005 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कहीं नहीं। ये क्वेश्चन हम आज ही पढ़ा था, मतलब एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। एसएससी का क्वेश्चन बैंक मेरे पास है, मतलब घटना चक्र का मैं पहले पढ़ चुका हूँ और रेलवे वाला भी पहले पढ़ चुका हूँ, इसलिए आइडिया है इसके बारे में। अगर आप रिटायर हो गए हो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, तो आप किसी भी न्यायालय में, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे वो स्टेट न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, आप कहीं पर भी जाकर वकालत नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था और यह क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में कई बार रिपीट हुआ है क्योंकि हम सब जो बेसिक है वो तैयारी था। हम सब अब घुसे हैं बिहार के एग्जाम में प्रॉपरली, जिसमें दरोगा और बीपीएससी को टारगेट लेके चल रहे हैं। तो आप सब जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ रेगुलर बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही। कार्यवाहक का मतलब ये बने, जैसे कि मान लो किसी कारणवश
किसी कारणवश भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, चाहे उनकी मृत्यु हो गया हो, या वो इस्तीफा दे दिया हो, या किसी और कारण से, हाँ कहीं चला गया हो, या किसी और कारण से बीमार पड़ गया हो, तो ऑन दैट टाइम या उस समय जो है वो राष्ट्रपति एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, और ये अधिकार राष्ट्रपति के पास निहित है अनुच्छेद 126 के अनुसार से। आर्टिकल भी याद रखेंगे कि अनुच्छेद 126 के अनुसार से अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश उनका सीट खाली है, रिक्त है, तो उनका सीट तत्काल भरना चाहिए, और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। ये भी सवाल जो है वो यूपी यूडीए एलडीए प्रीलिम्स 2001 का क्वेश्चन है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति अभी पढ़ा है, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। हम सबको पता है किसके परामर्श पर? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, कहाँ गया, हाँ ये कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना जरूरी है। अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा आप किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करना चाहते हो तो उसका सिंपल तरीका है कि आपको क्या करना होगा? मुख्य न्यायाधीश सलाह लेना होगा। नियुक्ति पत्र पर साइन तो करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन उनको चुनने से पहले सलाह लेना होगा किसका? मुख्य न्यायाधीश का। आप सब कमेंट करें, उससे पहले मैं पूछता हूँ इन दोनों से, उसके बाद बोलना आप लोग, ठीक है? कमेंट करना, लाइव तो है नहीं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है प्रेजेंट में? नसार। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनाने चोलावला हो। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ है प्रेजेंट में। आप सब कमेंट कीजिए कि कितने नंबर के हैं और इससे पहले कौन थे। जो पढ़ लेता है ना उसको मैं चाहता हूँ, देखो एक्टिव होकर पढ़ाई कर, नहीं तो एंट्री मना कर दोगे फिर की बुझा रही पुस्तकालय में एंट्री बंद। नेक्स्ट, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, नहीं पढ़ा था। और उससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि अगर आप मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना चाहते हैं, बाकी जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो उनकी नियुक्ति के लिए सलाह लेनी होती है किसकी? मुख्य न्यायाधीश की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 VVI है। एक और बात आप लोगों से मुझे पूछना था और मैं पूछूंगा अभी, अगर पता होगा इन लोगों को पूछ लेता हूँ कि आप सब बताइए कि कब इस व्यवस्था को 1 साल के लिए, या शायद चला भी नहीं रहा, 6 महीने के लिए रोक दिया गया था और एक नया व्यवस्था लाया गया था 2008 में, लगभग 2008 नहीं 2000 आपातकाल में नहीं, आपातकाल में नहीं, इसका क्या नाम है, कॉलेजियम व्यवस्था को रोक करके JN शेगर कुछ का नाम है, डिटेल याद नहीं है। आप सब बताओ कि कब कॉलेजियम व्यवस्था को रोक दिया गया था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय ने उसको असंवैधानिक करार दे करके फिर से कॉलेजियम व्यवस्था लागू हो गया। कॉलेजियम व्यवस्था का क्या मतलब होता है मैं आशा करता हूँ आप समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि जैसे कि कोई भी मान लो, जैसे कि राम मंदिर के बाद जो राम मंदिर बन रहा है उत्तर प्रदेश में ना, तो वहाँ पर जो राम मंदिर बना तो उसके लिए 5 पीठ मतलब 5 मुख्य न्यायाधीश बैठे हुए थे, न्यायाधीश, उनके बाद चर्चा हुआ था, तो वही 5 न्यायाधीश चुनते हैं। इस जो विधि है वोटिंग का, जो ये विधि है, जो न्यायालयों का जो इकट्ठा बैठते हैं, इसको बोलते हैं कॉलेजियम। तो कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही चले आ रहा है वर्षों से, बीच में चेंज हुआ था लेकिन उसके बाद अभी भी चलता है वही कॉलेजियम। जैसे कि मान लो अभी मैं मुख्य न्यायाधीश हूँ, मान लो भाई मेरी अभी उतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं मुख्य न्यायाधीश बन जाऊँगा, मान लो कि मैं मुख्य न्यायाधीश हूँ अभी, मान लो अब मैं रिटायर होने वाला हूँ 65 ईयर, क्योंकि 1 साल मैक्सिमम आप 5 साल ले सकते हो, तो उसको मैं बदलना चाहता हूँ। ये डिपेंड करता है मुझ पर, मैं इस अमित का नाम आया करूँगा कि अभी अगला ये बनेगा तो यही बनेगा जिसका मैं नाम दूंगा, इसका इसीलिए बोलते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। सहमति लेनी होती है लेकिन मैं इसका नाम आगे करूंगा कि अमित अगला जो होगा मुख्य न्यायाधीश होगा, तो उस प्रकार से ये चलेगा। समझ में आ गया होगा? आप सब कमेंट करिए कि कब भारतीय संविधान में कब कॉलेज व्यवस्था पर रोक लगा दी गई थी, कुछ मंच के संशोधन करके बीजेपी सरकार किया था इसने, ये बता दे रहा हूँ। और बाकी आप लोग बताइए किस वर्ष और कितने महीने चला था, साल तो नहीं चला था, कितने महीने चला था। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित हैं, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या कितनी होती है? 4। मैं फिर से पढ़ता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित हैं,
में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने मेंबर होते हैं? 4 मैंने बोला ना अभी अभी 5 होता है कि जैसे 5 जज होता है जो तय करता है कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। इसे ही बोलते हैं कॉलेजियम। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो नाम आगे करता है कि अगला जो मुख्य न्यायाधीश होगा ये होगा, बाकी वो 4 वोटिंग करते हैं, वोटिंग इसके पक्ष में जाएगा वो बनेगा अगला मुख्य न्यायाधीश। इसलिए जैसे कि इससे पहले थे एन वी रमन भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने नाम आया गया था चंद्रचूड़ का, तो अभी वही है मुख्य न्यायाधीश भारत के, तो इसे ही बोलते हैं कॉलेजियम। अब आशा करता हूँ कि कॉलेजियम व्यवस्था हम सबको समझ आ गई है, खासकर हम यहाँ जितने बैठे हुए उन सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस में उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, मैं देखता हूँ आंसर क्या है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? इसका आंसर दिया हुआ है सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा भारत में जो है वो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? मैं फिर से पढ़ता हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? ऑप्शन ए तदर्थ न्यायाधीश, ऑप्शन बी अतिरिक्त न्यायाधीश। 2 ऑप्शन है, पहला है कथन है 2, तदर्थ न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश। अब इन दोनों में से कौन सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है, देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है ये। ए सही है, बी गलत है। बी में है कि ए गलत है, बी सही है। सी में है ए का दोनों सही है, डी में है कि दोनों गलत है। इसका आंसर मैं बताऊं, मुझे नहीं पता है, देखता हूं क्या। इसका आंसर है ए सही है और बी गलत है, यानी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह भारत के उच्च न्यायालयों में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। मैं फिर से पढ़ता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता हो, यानी कोरम नहीं होता हो। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अभी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले। तदर्थ जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो कहाँ पर होती है? सर्वोच्च न्यायालय में होता है। कहाँ होता है? सर्वोच्च न्यायालय में होता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन पक्का यूपीएससी का है। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित से किस कथन पर विचार कीजिए? कथन 1, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है, यानी उनके पास ये अधिकार है कि वह बुला सकते हैं। बी मतलब कथन नंबर 2, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के पास है। अब दोनों में से कौन सही है? डायरेक्ट आपके आंसर पे आएगी। हाँ, ना तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का दोनों में से कोई सही नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ संविधान में कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जैसे कि मान लो कोई न्यायाधीश रिटायर हो गए हैं, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश मान लो हम हैं अभी, तो मेरे पास कोई अधिकार ही नहीं है कि मैं उसको बुला के मुख्य न्यायाधीश पद पर बैठा दूँ। ऐसा चर्चा संविधान में कहीं पर भी नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स हाल का है 2021 का, यानी 1 साल पहले का ये जो है प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो हम सब अभी यूपीएससी को सोचे नहीं है, तो अभी बीपीएससी की सोच के हम लोगों ने बुक खरीदा था। तो यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया तो अच्छा ही है, नॉलेज मिल रहा है। यानी हम सब ये सीख गए कि मुख्य न्यायाधीश के पास ये अधिकार नहीं है कि जो भी न्यायाधीश रिटायर हो गए हैं उनको वो अपनी इच्छा से मुख्य न्यायाधीश के पद पर बिठा सकते हैं।
नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अभी पढ़ा है 5। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन लिखने हैं, गलत लिखा गया, निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5। 50 क्वेश्चन तक देख लीजिए, बाकी देख रहे। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मैं फिर से पढ़ता हूं कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता, मूल अधिकारिता और रीट अधिकारिता। नहीं, मूल अधिकारिता। यह मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है कि जब केंद्र और राज्य के बीच किसी मुद्दे पर, जनरली हाल फिलहाल में जो देखो कृषि जो है ना वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन जैसे कि आप सब इससे पहले काफी आंदोलन हुआ था कृषि कानून के ऊपर, आप सब अच्छे से जानते होंगे। उसकी वजह यह थी कि केंद्र ने पूछा नहीं था। हालांकि केंद्र बना सकते हैं रूल, लेकिन बिना राज्य के सहमति से नहीं बना सकते हैं। जनरली कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो इसे बना दिया गया था कानून बीजेपी ने, लेकिन बाद में उनको हटाना ही पड़ा। तो यह आता है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। रीट एक प्रकार का आदेश है। रीट एक प्रकार का मतलब रीट एक प्रकार का अधिकार के अंतर्गत आता है, जो जैसे कि मान लो कोई कैदी है जिसको मान लो अभी मैंने कुछ नहीं किया है, कोई पुलिस आ गया मेरे को गिरफ्तार कर लिया, लेके चला गया है, तो मेरे पास एक रीट है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका रीट का? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है वो हम अपील कर सकते हैं कि मेरा कोई दोष नहीं है और जबरदस्ती, मतलब मान लो आपने गलती भी की है, तो पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं होता है आपको पीटने की, मारने की, कोई अधिकार नहीं। उनका सबसे पहला काम होता है कि आपको अदालत में पेश करना चाहिए, लेकिन ऐसा करता नहीं है, तो आप अपील कर सकते हो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। और जो सरकारी अफसर है, अगर मान लो हम गवर्नमेंट अफसर है, हम चारों मतलब अफसर है कोई पद पे है बिहार में, और हम लोग सही से काम नहीं कर रहे, करप्ट हो गए हैं, तो सरकार रीट जारी करेंगे, इसका नाम है परमादेश, और वो हमें ये मतलब हमें ये आदेश देंगे कि आप सही से काम करो वरना आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो रीट है वो सरकार जारी कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। आप सब कमेंट कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं और कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं, और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय मतलब जो राज्यों, हाँ रीट पर रखे, और जो राज्यों का जो न्यायालय होते हैं वो कितने प्रकार के वो जो जारी करते हैं, मतलब रीट वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। आप सब कमेंट कीजिए, और हम सब बहुत जल्द लाइव आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेट नहीं काम करता, इसलिए फाइबर खरीदने वाले हैं, उसके बाद लाइव आएंगे एयरटेल फाइबर। इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़िए इस क्वेश्चन का। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायाधीशों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। यानी अगर केंद्र और राज्यों के बीच कोई घटना होती है तो उस पर विचार करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ये मुख्य बिंदु जो थे अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, ये इसमें चर्चा की गई है। ये पॉइंट सब कब काम आएगा? जब हम लिखेंगे मेंस का एग्जाम, उसमें काफ़ी काम आएगा, क्योंकि मेंस में अगर आप मेंस का एग्जाम में लिख रहे हो पेपर, उसका एक ही ऑप्शन तरीका अच्छा लिखने का कि आपको पॉइंट पता होना चाहिए, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको फिगर बनाना अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आपका जो उत्तर होगा वो अच्छा होगा।
निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? ये क्वेश्चन पक्का आईएएस का है, तो थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा इसको वापस, आंसर तो देखेंगे क्या होगा। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, बिल्कुल सही, शायद सही लग रहा है ये ऑप्शन, है ना। संसद की किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल, ये गलत। भारत सरकार की तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, शायद सही। दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, गलत या सही? क्वेश्चन क्या है थी? उच्च न्यायाधीश दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, यानी इसमें ऑप्शन सही है 1 और 4। यानी भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच जब विवाद होता है तो उस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय लेते हैं। राज्यों के बीच जो होता है। और एक इजी क्वेश्चन सबके लिए, तुम तीनों के लिए, कि बताओ कि सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया प्रेजेंट में किस राज्य में स्थित है या किस यूटी में स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो या भारत सरकार या किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो तो उस पर निर्णय लेगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया, या ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति होती है। मतलब सारी शक्ति गलत, सभी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं होती है, उसके लिए आपको संसद में ये करना होता है, मतलब उसको पारित करना होगा। सभी शक्ति उनके अंतर्गत निहित नहीं होता है, क्योंकि हम सबको ये पता होगा कि जो क्या नाम है इसका, जब आपातकाल लागू होता है भारत में या किसी अपने देश में, तो उस टाइम में जो है वो सिर्फ अनुच्छेद 21 के अलावा सभी अधिकार स्वतः खत्म हो जाते हैं। 21 में लिखा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो उस टाइम में भी आपके पास रहेगा। बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी सब खत्म हो जाता है, क्योंकि युद्ध के टाइम में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपातकाल के टाइम में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है और उसमें काफ़ी अच्छे चर्चा करा गया है। आप सब बताएंगे कि आपातकाल का जो बंद हमारे संविधान में लिया गया है, और स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर, स्वर्गीय नहीं बोलेंगे, अमर बोलिए, दादा क्या नाम है उसका, बाबा भीमराव अम्बेडकर, हम सब उनको नमन करते हैं। आज के युग में भी उनके जैसा विद्वान अभी तक भी कोई नहीं है, ना होगा शायद फ्यूचर में, या होगा पता नहीं, लेकिन वर्तमान में तो कोई नहीं है। हमारे भारत का संघ जो है सो उन्हीं के मतलब लिखा हुआ संविधान। तो भीमराव अम्बेडकर है तो हम हैं, संविधान है तो हम लोग हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर पहला ऑप्शन गलत है, सारी शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं होती है। मैं इसका डिस्कशन पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अधीन रीट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्चतम न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अन्य विकल्प सही है, यानी विकल्प नंबर 2, वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने का शक्ति भी होती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो दौर में जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो या उच्चतम न्यायालय हो, कभी कभार वो लोग अपने ही निर्णय पर विचार करते हैं। मान लो कि कोई केस कर दिया, मान लो दे दिया, कोई मामला को फैसला हो गया, लेकिन मान लो कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं फिर से केस कर दिया उसके ऊपर, सब कुछ कर लो, तो फिर से विचार किया जाएगा उस मुद्दे के ऊपर। अगर कोई गलती होगा सुधार किया जाएगा, अगर फिर गलती हो गया तो फिर सुधार की जाएगी। यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास एक शक्ति है कि वो अपनी जो दिया हुआ क्या नाम फैसला, उसको बदल सकते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन है कि कौन सा एक सही नहीं है। क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स 2011, बिहार स्टेट पीसीएस। दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार बीपीएससी का भी क्वेश्चन लीक हो जाता है। इस बार का जो पेपर है वो लीक हो गया था। सही बात। बिहार का शिक्षा व्यवस्था हो, बिहार का पुलिस व्यवस्था हो,
बिहार का शासन व्यवस्था हो, एवरीथिंग इज फेयर। हम सब बिहार से हैं और हम सब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिहार में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बहुत ही गड़बड़ी है। सब कोई कुछ भी मद्रवा का एग्जाम होता है उससे पहले लीक होता है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था इसका, बिहार सीसी का सारा सेट का क्वेश्चन लीक हो गया। और क्या नाम है इसका, बिहार पुलिस का एग्जाम होता है उसमें आंसर की ही नहीं देता है, घूस लेके काम करता है। दरोगा जैसे एग्जाम, दरोगा में जिद करने के बाद भी हम लोगों को जो है वो आंसर की लेट से मिलता है। एक बीपीएससी ऐसा एग्जाम था जो लीक नहीं होता था, लेकिन इस बार वो भी लीक हो गया बीपीएससी। तो आज, हाँ, आज के लिए 35 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। तो एक बार ये सब पढ़ के नहीं आया तीनों, जब पढ़ के आएगा तो थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपीरियंस के साथ सब जब बोलता है ना तो हाँ मजा भी आता है और लॉन्ग टाइम तक करने में भी अलग मजा आता है। तो आज रहने दीजिए, 35 क्वेश्चन है, मैं पढ़ के आया था क्योंकि मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ कई बार इसको, इसलिए। तो और डिटेल में नहीं पढ़ा था, लक्ष्मीकांत में आप शुरू किया हूँ पढ़ना, तो अलग बात है, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं। बीपीएससी आज हो कल हो लगे रहेंगे, आप सब भी लगे रहिए। और बिहार की जो ये करप्शन वाली बात है उसको सिर्फ हम सब मिटा सकते हैं, पर ये अच्छे पोस्ट पे जाके, ऐसा नहीं कि दरोगा बन जाएंगे हम में से सभी के सभी मान लो, और दरोगा बनने के बाद हम सब भूल जाएंगे कि हम लोगों ने क्या मतलब वादा किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग के पास हाँ ये वीडियो रहेगा प्रूफ के तौर पे कि हम लोग क्या बात किए थे। तो आज के लिए इनफ है, नशा जगह बंद कर। 35 तक हम फिर से पढ़ रहे, ठीक है वापस।